नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद मुख्यमंत्री सख्त हैं। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी तमाम पहलू की जांच भी कर रही है। इसी बीच अब सीबीआई भी एक्टिव हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी आवंटन मामले को लेकर सीबीआई और ईडी पहले से जांच कर रहे हैं। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि जिस बिल्डर कंपनी को प्राधिकरण से ये प्लॉट अलॉट किया गया था स्पोर्ट्स सिटी के बाद, उसने दूसरी कंपनी को बेच दिया, यानी एमजे विज टाउन को ये प्लॉट बेचा। तो अब सीबीआई की रडार पर एमजे विज टाउन बिल्डर है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभय सिंह को। उस कंपनी के तमाम डायरेक्टर भी अब सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। उस बिल्डर कंपनी की तमाम जो फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, बीती रात सीबीआई नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस से लेकर गई और स्पोर्ट्स सिटी आवंटन से जुड़ी हर एक जानकारी फिलहाल सीबीआई के अफसरों द्वारा हासिल कर ली गई है। यानी एक तरफ बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तार कर लिया गया अभी तक 3 लोगों को। दूसरी तरफ अब सीबीआई की रडार पर भी बिल्डर कंपनी आ चुकी है और सीबीआई हर एक पहलू पर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान एनजीटी ने लिया है और एनजीटी ने इस बात को माना है कि नोएडा प्राधिकरण के संबंधित विभागों की इस पूरे प्रकरण में गलती रही है। साथ ही सिंचाई विभाग को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एनजीटी ने इस बात को माना है, जिस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ था तो नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी बैरिकेड्स लगाना, पानी को निकालना और नियमों के मुताबिक इस प्लॉट का संचालन किए जाने की जो जिम्मेदारी थी वो नोएडा प्राधिकरण की थी। तो इसलिए नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सिंचाई विभाग ने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई, उनसे भी जवाब तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग जो लगातार पोल्यूशन के चलते जुर्माने की कार्रवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइन आई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा भी समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा उनसे भी जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई तक तमाम विभाग अब इस पूरे मामले को लेकर अपना अपना पक्ष एनजीटी के सामने रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन की तरफ से आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जो है वो जारी किया गया है और उनसे 2 सवाल किए गए हैं कि जो मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से वो अपने शिष्यों के साथ बैरियर तोड़ करके संगम तट पर पहुंचे थे। दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने जो व्यवस्था भंग की, इसके अलावा जो जिस तरह से वो शंकराचार्य की पदवी धारण करते हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाया है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो शंकराचार्य की पदवी है वो उसके अधिकारी नहीं उसको धारण करने के, तो नोटिस में ये 2 सवाल जो है मेला प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछे गए हैं और उनसे कहा है कि क्यों ना आपको मेले में हमेशा के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, आपको यहाँ पर जिस तरह से जो सुविधाएं और जो स्थान दिया जाता है उसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों सवालों के जवाब न मिलने पर मेला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि आपको जो सुविधाएं दी जा रही है उसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से होर्डिंग लगी और होर्डिंग चर्चा में है। पीछे आप देख सकते हैं कि इस होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य की इसमें तस्वीर लिखी है और नीचे 2 भगवे झंडे लिखे हैं, बने हुए हैं। जिस तरीके से लगातार शंकराचार्य का वहाँ पर अनशन चल रहा है अपनी बात को लेकर के, उनका कहना है साफ तौर पर कि मेरा अपमान हुआ है और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद के अखिलेश यादव ने बात भी करी थी अविमुक्तेश्वरानंद से और उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं और ऐसे में अब ये होल्डिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर इसमें कहा जा रहा है कि शंकराचार्य का जो अपमान है वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं।
आज ही के दिन 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला के प्रताप प्रतिष्ठा के मौके पर मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि ये काल चक्र का उद्गम है। भगवान रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब वे अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज इस मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट ने एक यज्ञशाला में एक अनुष्ठान भी किया गया है, जिसमें राम रक्षा स्तोत्र का भी अनुष्ठान हुआ है। इसी के साथ ही बताया जाता है कि इस राम मंदिर के निर्माण में लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही अब तक देश विदेश से 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। जिस तरह से यह कार्यक्रम भव्य हुआ था, उसी तरह से लोग यहाँ पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और अगर हम विकास की बात करें तो योगी सरकार और मोदी सरकार अयोध्या के विकास को लेकर तत्पर है और पर्यटन ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से इस समय अयोध्या विकास के जो है चरम पर है और तरह तरह की योजनाएं अब यहाँ लाई जा रही हैं। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। पर्यटन के लिहाज से योगी सरकार अयोध्या को एक और तोहफा देने जा रही है। अब सरयू नदी में फ्लोटिंग बाथ कुंड बनाया जा रहा है, जो देश और विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। ये 2 कुंड बनाए जा रहे हैं। एक कुंड जो है वो पुरुषों के लिए होगा, तो दूसरा कुंड जो हमारी दाईं तरफ है, ये कुंड जो है ये महिलाओं के लिए होगा। कुल मिला के यहाँ पर देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे वो सरयू घाट पर नहा स्नान करके अपने चॉइस के अनुसार जो है इस फ्लोटिंग बाथी कुंड में स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाथी कुंड पे 60 दुकानें बनाई जा रही हैं, जो रेस्टोरेंट के रूप में होंगी। यहाँ पर लोग बैठकर चाय वगैरह पी सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पीछे जो है ये 10 चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं अपने कपड़े बदल सकती हैं। तो कुल मिला के योगी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। माना जा रहा है कि होली तक ये फ्लोटिंग बाथ कुंड जो है बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लोटिंग बाथ कुंड बनाया जा रहा है। अब होली के बाद जो है यहाँ पर देश विदेश श्रद्धालु जो है इस कुंड में स्नान कर सकेंगे। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। वो हाई पावर कमेटी ही मंदिर की व्यवस्थाओं को देख रही है, लेकिन लगातार गोस्वामी समाज के लोग हाई पावर कमेटी की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसमें दिखाई दे रहा है कि विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी आवारा कुत्ते दाखिल हो रहे हैं और मंदिर परिसर में घूम रहे हैं। ये वीडियो अब लगातार हाई पावर कमेटी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने विरोध जताते हुए मंदिर परिसर में गंगा जल से छिड़काव किया और मंदिर को पवित्र करने का दावा करते हुए कहा कि लगातार हाई पावर कमेटी मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने में पूरी तरह विफल हो रही है, पूरी तरह फेल साबित हो रही है। मंदिर की व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं और प्राचीन परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से देखा गया है कि मंदिर के अंदर आवारा कुत्ते पहुंच रहे हैं, तो लगातार मंदिर की जो परंपरा है वो लगातार टूट रही है और मंदिर की पवित्रता को ये लोग खंडित कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जैसी मंदिर की होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी आवारा कुत्ता मंदिर के अंदर दाखिल हुआ है जब श्रद्धालु दर्शन कर रहे हों। अब इस वीडियो के बाद लगातार गोस्वामी समाज में आक्रोश बना हुआ है, लेकिन हाई पावर कमेटी की तरफ से इस वीडियो को वायरल होने के बाद अभी तक अपनी तरफ से कोई सफाई का बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन साफ तौर पर इस वीडियो को सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक पवित्र स्थल पर आखिर इतनी सिक्योरिटी के बीच कुत्ते मंदिर के अंदर कैसे पहुंच गए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। भारी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा सकुशल संपन्न हो गया। अपने इस दौरे की शुरुआत गृह मंत्री ने ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के जो शताब्दी समारोह है उससे शुरू किया था। उसके बाद पतंजलि योगपीठ पहुंचे और जहां पर उन्होंने पतंजलि के क्रिटिकल केयर इमरजेंसी एलोपैथी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और उसके बाद सीधा वो यहां से गायत्री परिवार के शांति कुंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखंड ज्योत
के दर्शन किए। अखंड ज्योत के दर्शन करने के बाद माता भगवती के जन्म शताब्दी समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया। जन्म शताब्दी समारोह में उन्होंने साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा किया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पंडित श्री राम आचार्य ने जो शुरुआत की थी और वो शुरुआत आज एक वट वृक्ष के रूप में बन चुकी है। गायत्री परिवार का जो गायत्री मंत्र को लेकर जो अभियान शुरू किया गया है वो शताब्दियों तक न केवल याद रखा जाएगा बल्कि उसको दोहराया भी जाएगा। अमित शाह ने अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान संतों से भी मुलाकात करने का काम किया। अमित शाह ने जहां कल प्रोटोकॉल तोड़कर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की, तो वहीं आज जाते जाते भी उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान मंदिर में जहां उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, तो वहीं गंगा जी की ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस दौरान वो काफी खुश नजर आए। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के सरदना पहुंचे। यहां पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक के दौरान योगी ने कहा है कि 31 मई तक हर हाल में यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम और जो फैकल्टी है वह वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स गेम्स में भी खिलाड़ियों को मौका मिल सके। यह यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी है। आपको बता दूं कि इस दौरान योगी के साथ पूरा लाव लश्कर मौजूद रहा। प्रशासनिक अमला कई दिनों से योगी के इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ था। करीब 2 बजे योगी आदित्यनाथ अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे। इसके बाद सीधा उन्होंने सबसे पहले जो इस यूनिवर्सिटी की ए पॉकेट है उसमें जो बिल्डिंग्स हैं उनका निरीक्षण किया। उसके बाद जो बी पॉकेट है वहां जाकर उन्होंने ग्राउंड्स में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया है। रायबरेली में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से 9.2 करोड़ का फर्जी तरीके से लोन निकालकर खर्च किए जाने के मामले में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इसमें पुलिस की जांच में सामने आया है कि लखनऊ की 2 यूको बैंकों से अलग अलग 2 खाते खुलवाए गए थे और वो खाते आदर्श ट्रेडर्स रायबरेली और रायबरेली ट्रेडर्स के नाम से खाते थे, जिनके नाम से खातों से जारी किया गया था। सोर्स इनकम जो है काफ़ी संख्या में इन दोनों खातों से जारी किया गया था। ये सब पूरा खुल करके पुलिस जांच में निकल करके आया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने 48 खाता धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था शहर कोतवाली रायबरेली में, जिसको लेकर के पुलिस बराबर जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस की जांच पर तरह तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी भी पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर फर्जी दस्तावेज लगाकर 9.2 करोड़ का जो लोन निकाला गया वो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन जो अभी साफ तौर पे अब जो निकल करके आया है जांच में, उसमें लखनऊ की 2 यूको बैंक का नाम सामने आया है और दोनों से अलग अलग खाते फिर खुलवाए गए थे जिनकी संख्या 2 थी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की आगे भी जांच पड़ताल कर रही है और बड़े खुलासे का जो अंदेशा जताया जा रहा है, इसके साथ ही इसमें बड़े सिंडिकेट का शामिल होना बताया जा रहा है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। एजीएमयू धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमीज पर लगातार शिकंजा कस रहा है। बीते दिनों रिमांड के दौरान तमाम बड़े और अहम खुलासे इस पूरे मामले में अब तक हो चुके हैं। लिहाजा पुलिस को जांच के दौरान तमाम बड़ी और अहम चीज़ें हाथ लगी हैं। लैपटॉप जो उसका था उसमें भी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हाथ लगी हैं। बताया जा रहा है लैपटॉप में आगरा की युवतियों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में उसके ऊपर आईटी की भी तमाम एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा हर एक एंगल पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्यों को एकत्रित करके कठोर से कठोर सज़ा डॉक्टर रमीज को दिलाई जाए। उस दिशा में जांच को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
माता पिता अब बच्चों के व्हाट्सएप एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। बच्चों के लिए कुछ प्रतिबंधित और सीमित क्षमताओं के साथ व्हाट्सएप में नया फीचर प्राइमरी कंट्रोल आने वाला है। इसमें मेन अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट के तौर पर बच्चों का अकाउंट लिंक हो जाएगा, जिससे माता पिता बच्चों की प्राइवेसी सेटिंग को आसानी से देख और अपने अनुसार मैनेज कर सकेंगे। आपको बता दें, व्हाट्सएप बच्चों के लिए एक नया फीचर पेश करने वाला है। इसके तहत माता पिता अपने बच्चों के अकाउंट को कंट्रोल कर पाएंगे, साथ ही बच्चों की प्राइवेसी सेटिंग को आसानी से देख और मैनेज कर पाएंगे। ये फीचर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाएगा। फिलहाल व्हाट्सएप इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है और जल्द ही लोगों के पास ये फीचर पहुंचेगा जो बच्चों की सुरक्षा बढ़ाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अब निर्वाचन आयोग करीब 3 करोड़ लोगों को नोटिस भेजेगा। दरअसल बीते दिनों ही इस प्रक्रिया को तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत लगातार बहुत सारे ऐसे मतदाताओं की सूची को तैयार किया गया था। ऐसे में अभी भी बहुत से ऐसे लोग जिनके नाम सूची में नहीं हैं, लिहाजा इसके मद्देनज़र अब चुनाव आयोग करीब 3 करोड़ लोगों को अब नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद अब इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे कि कोई भी मतदाता इस सूची में अगर वो मतदान देने योग्य है तो वो छूटने ना पाए। इस लक्ष्य के साथ फिलहाल इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मथुरा साइबर टीम ने महिला को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका बेटा विदेश में नौकरी करता है। साइबर अपराधियों ने उसे 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। साइबर अपराधियों की तरफ से सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर उन्हें धमकी दी गई कि तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे दस्तावेज मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुए हैं। पीड़िता डरी सहमी 15 दिन तक घर पर ही डिजिटल अरेस्ट रही, जिसके बाद साइबर अपराधियों ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का उसे शिकार बना लिया। अब पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 50 लाख रुपए उनके अमाउंट में पुलिस के द्वारा होल्ड किए गए हैं। पुलिस साइबर अपराधियों से जुड़े अन्य गैंग के सदस्यों की तलाश में जुटी है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। विभाग की भविष्यवाणी पर यदि यकीन करें तो अब मौसम तेजी से करवट बदलने जा रहा है। आज रात से ही बारिश हो सकती है, थोड़ी बर्फबारी हो सकती है और खासतौर पर उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसमें हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। देहरादून, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है और 22 और 23 जनवरी को 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। देखिए, एक जो पश्चिम विक्षोभ इस समय एक्टिव है, अभी जो जे.एंड.के के ऊपर उसका असर भी देखा जा सकता है। जैसे अभी ये बादल देख रहे थे हम सैटेलाइट इमेज में, तो अभी उसका इफेक्ट आज रात से ऐसा संभावना बन रही है। आज रात से उत्तराखंड के कुछ जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है, खासतौर से उत्तरकाशी में, जहाँ पे हमें कहीं जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार और चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और बागेश्वर जैसे ज़िले वो भी प्रभावित, वहाँ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। कल जो है इसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाएगा, तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फ़बारी हमको देखने को मिल सकती है लगभग सभी ज़िलों में, एक्सेप्ट उधम सिंह नगर और हरिद्वार, जहाँ पे हमको हल्की हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बर्फ़बारी हमारे को जहाँ तक जो है संभावना बन रही है वो लगभग 2200-2300 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, ऐसी एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट ने अंडर वाटर रेस्क्यू रोबोट है जो यहाँ पे लाया गया है, जो लोगों की जान बचाएगा, क्योंकि जो कहीं पे कोई लोग हैं जो खुदकुशी कर रहे हैं, नदी में गिर जाते हैं, उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। जो फायर डिपार्टमेंट पहुंचता है उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जो कोई सुराग है, जो अपराधी है उसने डाल दिया होता है, जो नदी में मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढने के लिए अंडर वाटर डीप ट्रैकर जो रेस्क्यू रोबोट है वो अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट ने आज ये यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे अहमदाबाद का पहला ये रोबोट है जो इंसानों की जान बचाएगा। साथ में जो गुनहगार है उसके जो अपराध किए जो हथियार है वो डाले होते हैं, या किसी भी चीज़ है जो नदी में गिर जाती है, मिल नहीं पाती, तो उसको ढूंढने के लिए खास ये रोबोटिक तकनीक का जो उपयोग है वो किया जा रहा है। पूरा ये रोबोट है वो 100 किलो जितना जो इंसान होता है उसका जो वजन है वो उठा के उसको बचा के बाहर ला सकता है। साथ में जो इसके अंदर 4K कैमरा लगा हुआ है, 200 मीटर तक ये गहराई तक जाके लोगों की जान बचा सकता है। इतना शक्तिशाली ये रोबोट है वो बनाया गया है। फिलहाल इस रोबोट के जरिए से लोगों को बचाया जा सकेगा और जो अपराधी है उनको भी पकड़ा जा सकेगा। कैमरामैन नितल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, अहमदाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।